गुड आफ्टरनून दोस्तों, मित्रों, राम राम। आज हम विटामिन ए बी के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे। पिछली वीडियो हमने ए के बारे में आपसे चर्चा की थी। आज विटामिन बी के बारे में जानेंगे। विटामिन बी का बहुत बड़ा ही परिवार होता है। ऐसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। और विटामिन बी में B1, B2, B3, B5, B6, 7 और B9 इतने इसका समूह है। इसे बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसकी फैमिली बहुत बड़ी है। अलग अलग करके सबके बारे में जानेंगे और इसके प्राप्ति और इससे होने वाले रोगों के बारे में और इससे क्या क्या लाभ है हमारे शरीर के लिए, इन सब का आज हम अध्ययन करेंगे। आइए विटामिन B1 का रासायनिक नाम जानते हैं। विटामिन B1 को हम थायमिन के नाम से जानते हैं। इसका रासायनिक नाम है और इसको अन्य नामों से विटामिन आल्सो नोन एज तंत्रिका शोथरोधी, एंटी न्यूरेटिक। जैसे एंटी न्यूरेटिक का तात्पर्य होगा कि यह जब विटामिन B1 हमारे शरीर में है, इसकी पर्याप्त मात्रा आवश्यकता अनुसार है, तो हमें ये न्यूरेटिक जो है नर्वस सिस्टम का जो भी है रोग वो नहीं होगा। इसलिए एंटी लगा देने से यह इसकी मात्रा हमारे शरीर में और यह रोग हमें होगा ही नहीं। और एंटी बेरी बेरी विटामिन, हंगर विटामिन, जैसे भूख बढ़ाने में विटामिन B1 का अधिक रोल होता है। और एन्यूरिक विटामिन भी कहते हैं। इन सब का ये सब नाम है इनका, इस नामों से जानते हैं। जैसे इसके कार्य के अनुसार इसका नाम भी रख दिया गया है कि भूख नहीं लगने से मेरे जो डॉक्टर्स कहते हैं टानिक वानिक दे दीजिए भूख लगे, तो वही ये उसमें B1 की मात्रा रहती है, जिससे हमें भूख बढ़ाने में सहायक होता है। और ये जान लें कि विटामिन B1 जल में घुलनशील है। तो जो भी हम लोग इसके सब्जी वगैरह में फलों में जो विटामिन पाया जाता है, तो उसको पहले धुल लें फिर काटें। और फिर काटने के बाद धुले नहीं का अगर हम फिर जल से इसको धुलते हैं तो इसमें इसकी मात्रा जो पानी में बह जाती है, इसकी मात्रा कम मात्रा बच जाती है। और बड़े बड़े सब्जियों उनको काटिए, क्योंकि जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील समझे क्या, जैसे अगर चुकंदर को हम पानी में डालते हैं काट के, तो वो देखिए उसका कलर लाल हो जाता है। वो लाल है, समझ में आ रहा है कि इसकी मात्रा जल में आ गई है। तो इन सबों का कलर जो सब्जियों वाइट होता है तो पता नहीं चलता है, लेकिन इससे क्या ध्यान दें कि इसको सब्जियों को या फलों को पहले धुल लें अच्छी तरह से, हाथ को साफ कर ले, फिर इसे काटें और फिर ना धुलें, जिससे इसकी मात्रा उसमें बनी रहेगी और यह हमें पूर्ण मात्रा के रूप में मिलेगा। ठीक है। और यह जल में पूर्ण घुलनशील है और आंशिक घुलनशील, अल्कोहल में आंशिक घुलनशील है। और एसीटोन और ईथर बेंजोइक में यह अघुलनशील है, मतलब कम क्लोरोफॉर्म में नहीं घुलता है, लेकिन जल में पूर्ण रूप से घुलनशील है। विटामिन बी और सी अक्सर जल में घुलते, बाकी और अदर विटामिन जो भी हैं वसा में घुलनशील है। और यह विटामिन जो B1 है, अगर हम जब इसे पकाते हैं, तो जैसे अगर किसी भोजन में जैसे राजमा उबाल रहे, चना उबाल रहे हैं या दाल, तो मीठा सोडा डाल देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो B1 की मात्रा क्या होती है, नष्ट हो जाती है। और जैसे तांबे के धातुओं में जो हमारे बर्तन हैं, घर में पात्र हैं, तो उसमें पकाने से न दबाव यानी से प्रेशर कुकर दबाव से भी ये मात्रा नष्ट हो जाता है। पाक विधि सही, जो कुकिंग मेथड होता है, कुकिंग मेथड हमारा सही होना चाहिए। जैसे कि बहुत ज़्यादा हम पका देते हैं, भून देते हैं, तो सब्जियों का जो पोषक तत्व नष्ट है। सब्जियों को बहुत मात्रा में भूनना ही नहीं चाहिए, वैसे कि क्या उस पोषक तत्व बना रहे। और 120 ताप पर गर्म करने पर B1 नष्ट है। अधिक ताप पे विटामिन नष्ट हो जाते हैं। तो इसका ध्यान रखें कि हमारे इन जैसे मीठे सोडे का प्रयोग कम करना चाहिए। बहुत ज़्यादा हम राजमा वगैरह काबुली चना से उबाल देते हैं, इससे भी ये विटामिन नष्ट हो जाता है। बहुत ताप तक आधे घंटे उसमें रख दें, उबल ही रहा है, बॉइलिंग हो रहा है, सो नष्ट हो जाएगा। तो इसकी पूरी पोषक चाहने के लिए इसको कम मात्रा ताप तक उबालना चाहिए। B1 की कमी से हमें बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी स्किन टाइप डिजीज है, हमारी स्किन के ऊपर मांसपेशी संबंधी रोग है जो हो जाता है और नाड़ी संस्थाओं में कुछ डिस्टर्बेंस पैदा करता है। वह इसकी कमी हो जा रही है। लगभग हमारे भोजन में कुछ मात्राएं मिल जाती हैं पोषक तत्व, तो जिसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। जैसे हरी साग सब्जियां, फल फ्रूट भोजन और जो भी है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट लेने से उसके ऊपर हम विटामिन ले रहे हैं, फल सब्जियां ले रहे हैं, तो इनमें मात्रा इसकी पूरी हो जाती है। कहीं कहीं ज़्यादा कमी होने से ये सब रोग देखे जाते हैं, स्किन डिजीज। टाइप्स ऑफ, इससे कमी से बेरी बेरी होता है,
ये तो हमें पता है, बेरी बेरी हो गया। और इस बेरी बेरी में ये कितने प्रकार का होता है, हर अवस्था के अनुसार अलग अलग होता है। ठीक है, ड्राई बेरी, इसको ड्राई बेरी बेरी, शुष्क बेरी बेरी। 40 से कम उम्र में ड्राई बेरी बेरी होता है, और वेट बेरी बेरी, आर्द्र आर्द्र बेरी बेरी 40 के बाद होता है। चाइल्ड बेरी बेरी बाल 2 से 6 माह के बच्चों में देखा जाता है। आइए ड्राई बेरी बेरी के बारे में कुछ विशेष जानते हैं। 40 से कम उम्र वाले व्यक्तियों को या वयस्कों में यह हो जाता है ड्राई बेरी बेरी। मांसपेशियों को प्रभावित करता है, जो हमारे हाथ पैर की जो मांसपेशियां हैं उन सबों को ये प्रभावित करता है। नाड़ी संवेदना को शून्य कर, जो हमारी नर्वस सिस्टम जो काम कर रही है, जो नाड़ी यहाँ से चलती है, उसकी जो संवेदना महसूस करते हैं, फीलिंग को, वह शून्य कर, जीरो को नहीं महसूस, अगर इसकी कमी हो रही है तो। जैसे नाड़ी की गति डॉक्टर देख के समझ जाते हैं आपका ब्लड क्या है, किस स्पीड से चल रहा है, उसकी संवेदना ही शून्य हो जाएगी अगर इसकी कमी हो गई है तो। पेरीफेरल मांसपेशियों में सुई चुभने जैसा दर्द होता है। पेरीफेरल, ड्राई बेरी व पेरीफेरल मांसपेशियों में जैसे चुभन जैसा दर्द होगा। और इसके बाद वार्निक्स कर्सा काफस सिंड्रोम, शराबी व्यक्तियों में ये देखा जाता है। और आइए सेकेंड नंबर, ड्राई बेरी बेरी होगा, वेट बेरी बेरी, आर्द्र बेरी बेरी। यह 40 से 40 वर्ष के बाद होता है। ठीक है, हमने इस वाले के 40 से, और ये 40 से कम उम्र वाले व्यक्तियों को होता है। ड्राई बेरी बेरी हमारा 40 से कम वाले को हुआ, और वेट बेरी बेरी 40 के एज वाले के बाद होता है। 40 की उम्र के बाद हमारा वेट बेरी बेरी होता है। पाचन तंत्र मांसपेशियों को प्रभावित करता है, और ओडिमा हो जाता है, जैसे शरीर में पानी भर जाता है, वैसे वेट बेरी। देखिए वेट नाम से पता चला आर्द्र है, और ओडिमा शरीर में पानी का भराव हो गया। पाचन तंत्र मांसपेशियों को प्रभावित करता है, इसलिए नाम के अनुसार उसका लक्षण भी प्रदर्शित हो रहा है। ठीक है, थर्ड नंबर है चाइल्ड बेरी बेरी, जो बच्चों में होता है। 2 से 6 माह के बच्चों में चाइल्ड बेरी बेरी देखा जाता है। चाइल्ड लगा दें, समझ में बच्चों में हो रहा है। बस हमें ड्राई और वेट में उम्र का ध्यान रखना। ड्राई का मतलब 40 से पहले के व्यक्तियों में, और वेट में 40 के बाद। और चाइल्ड बेरी बेरी 2 से 6 माह के बच्चों में होता है। और 2 से 6 माह के बच्चों का मतलब कि बच्चे दूध ही पी रहे हैं माँ का, तो माता का आहार दोषपूर्ण होगा, उन्हें उनका न्यूट्रिशन फीडिंग के थ्रू ही हो रहा है, तो जिससे माँ के पोषण में कमी होगी, तो और पोषण में कमी होगी तो बच्चों में ड्राई बेरी बेरी की समस्या हो जाती है। इसलिए माँ के पोषण में ध्यान रखना चाहिए। हरी साग सब्जियाँ और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब अच्छी मात्रा में ले। और कार्डियोवैस्कुलर, श्वसन लेने में दिक्कत, हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है, इसे कमी होने कार्डियोवैस्कुलर हो जाता है, जैसे सांस लेने में दिक्कत होगी, और फिर वो हार्ट बीट भी ज़्यादा हो जाती है, जिससे हार्ट बीट या हृदय की धड़कन इस पर अधिक मात्रा में, बच्चों को ऐसे अधिक होती है, लेकिन कमी हो जाने से और अधिक मात्रा में हो जाती है। न्यूरोटिक टाइप्स और नाड़ी तंत्र में समस्या आ जाती है। ठीक है, और विटामिन B1 जिसका रसायन नाम थायमिन है, इसके कार्यों के बारे में जानते हैं। इसका वर्क क्या क्या है, कैसे काम करता है। ये क्या थायमिन और कार्बोहाइड्रेट, CHO कार्बोहाइड्रेट के पाचन वाचन में ये सहायक होता है। हर जैसे विटामिन ये नहीं है कि हम कार्बोहाइड्रेट हमारा पाचन, बहुत से विटामिन ऐसे हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जिस आयरन, इन सबों के अवशोषण में सहायक होता है। अगर ये नहीं रहेंगे तो हम वो भोजन लेने के बाद भी उनका पूरा शरीर अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। विटामिन C नहीं तो हम लोहे का अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं इस आयरन का, इसीलिए जैसे इसके कार्य में सहायक होता है CHO के। और ब्लड में पायरुविक एसिड की मात्रा को नियंत्रित कर, जो हमारे ब्लड में पायरुविक एसिड बढ़ जाती है उसकी मात्रा को ये नियंत्रित करता है। और CHO के पाचन, CHO ने कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन के पाचन पाचन के लिए भी यह आवश्यक है कि हमारे शरीर में भोजन में विटामिन B1 की मात्रा पर्याप्त मात्रा रहे, और यह शरीर के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, वृद्धि विकास को सही दिशा देता है, नाड़ी संस्था सुचारू रूप से चलाता है। ठीक है, ये इसके कार्य हो गए हमारे। ऐसे समझ लीजिए कि यह
जो थायमीन है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के पाचन में कार्य सही से करता है। इसकी पर्याप्त मात्रा से हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। नाड़ी संस्थान नर्वस सिस्टम को सुचारू रूप से चलाता है। इसके मुख्य कार्य हो गए। और प्राप्ति हम कहाँ से, हम प्राप्ति के सोर्स प्राप्ति के सोर्स का कहाँ से हमें विटामिन B1 की प्राप्ति होती है। कार्बोज युक्त प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों में पाया जाए। कार्बोज माने जैसे कि चावल है, रोटी है, गेहूं में, जिससे हमें कार्बोज पाया जाता है, CHO कार्बोहाइड्रेट वहाँ से। और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ दाल है, अंडे हैं, प्रोटीन खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। अंकुरित अनाज और खमीरीकृत पदार्थ। अंकुरित अनाज का मतलब जैसे हम चना स्प्राउट करते हैं, चने को जैसे भिगा लिए रात में और सुबह उसको पानी से निकाल के कपड़े में बांध देते हैं, तो जो अंकुरित चना होता है सफ़ेद सफ़ेद जर्म्स निकल जाते हैं, वहाँ से अच्छी मात्रा में पाया जाता है। खमीरीकृत पदार्थ, खमीरी के जो फर्मेंटेशन किया जाता है, इडली, डोसा और ढोकला, ये सब फर्मेंटेशन के द्वारा जो बना, उसमें ये फर्मेंटेशन वाले जो खाद्य पदार्थ हमें लेना चाहिए। इडली डोसा बीच बीच अवश्य खाते, ये शरीर के लिए आवश्यक है, अच्छा भी है। विटामिन B1 की मात्रा पाई जाती है। और बिना पॉलिश किए हुए चावल में पाया जाता है। जो चावल होता है ना, जो देखिए धान हम खेत से निकालते हैं, तो इसके बीच में चावल रहता है। तो इसी जो भूसी को आप मशीन के द्वारा नहीं, अगर जैसे घर में इसको रगड़ देते हैं, जैसे सिलबट्टे कुछ भी, तो वो चावल निकलेगा। तो उसमें देखिएगा जो ये चावल आएगा पतला सा, ये ग्रीन, हल्का हल्का ग्रीन जैसा होगा या येलो जैसा कलर होगा। ठीक, इसके इस पोर्शन में विटामिन B1 पाया जाता है। ये अनपॉलिश्ड चावल है। अगर जो हम मशीन में इसको करते हैं कलर वगैरह से, तो वो पॉलिश वाइट चावल आता है, तो उसमें इसकी मात्रा निकल जाती है, जो पॉलिश्ड हो जाता है। तो जो पहले जो जैसे धान वन अगर कूटते जो निकलता है, उसमें अनपॉलिश्ड रहता है, सिर्फ उसके ऊपर का ये परत हटती थी। तो उसी वाले हल्का हल्का ग्रीन आएगा। देखिए, अगर आप कभी भी ऐसे धान अगर मिले तो उसको आप देखिएगा, तो उसे अनपॉलिश्ड चावल में ऊपरी भाग में परत में पाया जाता है। इसे धोना भी नहीं चाहिए ज़्यादा रगड़ के, अगर हम बहुत ज़्यादा धो देते तो यह निकल जाता है। वैसे भी जल में घुलनशील है, ठीक है, तो उसके माध्यम से निकल जाता है। इसको हल्का सा तुरंत ही धोएं और उपयोग कर ले। चावल है अगर साफ़ है तो वैसे भी लोग कर लेते थे उपयोग, पहले दाल वगैरह धोते ही नहीं थे। अगर घर का है तब, मार्केट का है तो आपको अवश्य धोना ही चाहिए। बिना पॉलिश किए चावल ऊपरी परत में। अनाज के बाहरी आवरण, वही चावल के जो अनाज के बाहरी आवरण, जो हमारा अनाज के बाहरी आवरण यानी जो चावल है जो धान में से निकालते हैं, उसके बाहरी आवरण पाया जाता है। और ठीक है, उसके बाहरी आवरण को इसी भाग में ऊपर पाया जाएगा। ठीक है, और इसका संग्रह, ये जो भी अब हम विटामिन लेते हैं उसका हमारे शरीर में संग्रह नहीं होता है कि हम एक दिन बहुत ज़्यादा मात्रा ले लें। जिसकी मिनिमम जो आवश्यकता है उतनी ही लें, क्योंकि हम जितना उपयोग कर पाते हैं, शरीर हमारा उपयोग करता है, वो शरीर में रहेगा। बाकी जो एक्स्ट्रा है वो शरीर से मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है, उत्सर्जन हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई विटामिन नहीं लेना चाहिए। एक भोजन कर लिए, कोई फल है, सब्जी है, उस हिसाब से हमें थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इसमें की मात्रा बहुत थोड़ी मात्रा में ही शरीर की आवश्यकता होती है, और एक दिन जितनी रिक्वायरमेंट उतना ही लेना चाहिए। इसका संग्रह होता ही नहीं है, जल के माध्यम से शरीर से निकल भी जाता है। और इसकी मात्रा अधिक हो जाएगी तो हमें ज़्यादा पसीना आएगा, घबराहट होगी, बेहोशी, मृत्यु जैसी भी संभावना हो जाती है अधिक मात्रा लेने से। ठीक है, तो इसकी अधिक मात्रा भी न ले। किसी भी विटामिन या पोषक तत्व की संतुलित मात्रा ही लेनी चाहिए, ज़्यादा भी न ले, कम भी न ले। इससे हमारा भोजन बैलेंस डाइट में सुपोषित रहे। तो विटामिन B1 की जो हमारी मात्रा है अधिक नहीं लें, ज़्यादा नहीं लें। और जो भी भोजन है इसका मुख्य ध्यान रखें विटामिन B1 में कि इसे धोएं ही ना। जैसे कोई भी चीज़ का सब्जी वगैरह है तो उसे पहले ही छीलने या काटने से पहले धो लें, उसके बाद काटे तो उसको नहीं धोना चाहिए, जिससे इसकी मात्रा पूर्ण बढ़े, बड़े बड़े टुकड़ों में काटे और इसका पूर्ण लाभ ले सके। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है विटामिन B1 के बारे में। इसका बहुत बड़ा परिवार है,
तो उसके अगले वीडियो में इसके बारे में बनाएंगे, तो आप लोगों किस को बताएंगे अगले वीडियो में। और इसे लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जो कुछ भी अगर पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप अपना डाल सकते हैं क्वेश्चन। और आप सबों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।